नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जीटीआरई की तरफ से है। जीटीआरई ने अपने ड्राई कावर इंजन पर काफ़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट को हासिल कर लिया है। आप सबको पता होगा कि रिसेंटली ड्राई कावर इंजन को टेस्ट करने के लिए रशिया भेजने की बात की गई थी, जहां पर इसकी फाइनल थ्रस्ट आउटपुट और बाकी इंजन पैरामीटर को टेस्ट किया जाने वाला था। अब इसी को लेकर जीटीआरई की तरफ से कुछ बड़े स्टेटमेंट इशू किए जा रहे हैं। जीटीआरई के हिसाब से ड्राई कावर इंजन टेस्टिंग के दौरान अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ही शानदार तरीके से प्रूव कर रही है और फ्यूचर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के डिमांडिंग रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए तैयार है। इनिशियली जब कावेरी इंजन को डेवलप करना स्टार्ट किया गया था तो इसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी सारे इशू पाए गए थे, जिनको समय के साथ साथ ठीक किया गया था और इसमें इसकी हाई डिस्टॉर्शन कैपेबल फैन का डेवलप करना काफ़ी बड़ा माइलस्टोन था। ये नया फैन डिजाइन स्पेशली सर्पेंटाइन एयर इनटेक सिस्टम को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो कि मोस्टली 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है और ये अपकमिंग 13 टन क्लास की रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट या घातक यूसीवी प्रोग्राम के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। ये फैन डिज़ाइन चैलेंजिंग फ्लाइट कंडीशन में भी एयरफ्लो डिस्टॉर्शन को मैनेज करने में और ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को डिलीवर करने में मदद करता है। ड्राई कावर इंजन को स्पेशली घातक प्रोग्राम के लिए डेवलप किया जा रहा है और ये प्रोग्राम एक नेक्स्ट जनरेशन अनमेंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होने वाला है, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की तरह काम करेगा। ये यूसीवी हाई प्रिसिशन स्ट्राइक परफॉर्म करने में और एनिमी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल होगा। और अभी जीटीआरई की तरफ से और डीआरडीओ की तरफ से बात बताया जा रहा है कि ड्राई कावर इंजन न केवल एक इंडिजिनस इंजन होने वाला है, बल्कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए भी एक सुइटेबल इंजन होने वाला है। अगला अपडेट हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड हिस्टोरिकली इंडियन नेवी की नेवल कंस्ट्रक्शन का एक मेजर प्लेयर रहा है। इंडियन नेवी के लिए पहला इंडिजिनस वेसल बिल्ड करने से लेके मॉडर्न डे एडवांसमेंट तक हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही है। इसका एक नोटेबल अचीवमेंट 2020 में ओशन सर्वेलेंस शिप यानी कि आईएनएस ध्रुव का डिलीवरी था, जो कि भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल है और कंट्री की नेवल सर्वेलेंस कैपेबिलिटी जो कई गुना तक बेहतर कर रहा है। इस बीच हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से वियतनाम की नेवी को भी उनकी किलो क्लास की सबमरीन को अपग्रेड करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। अभी वियतनाम पीपल्स नेवी के साथ सबमरीन की रिफिट को लेकर नेगोशिएशन वगैरह चल रहे हैं। ये इनिशिएटिव सिर्फ बायलैटरल डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथन नहीं करता है, बल्कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की टेक्निकल पावर को भी दिखाने वाला है, जो कॉम्प्लेक्स नेवल प्रोजेक्ट को हैंडल करने में सक्षम है। इसी तरह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड फिलीपींस में भी अपनी डिफेंस सर्विसेज और पार्टनरशिप को एक्सपेंड करने की पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रही है। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं सभी अभी चाइना से काफी परेशान चले, लेकिन नेवल शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में या सेगमेंट में ज्यादातर एशियन कंट्री बेहतर ना होने की वजह से मजबूरी में उनको चाइना के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड करना पड़ रहा है। और ये एक अच्छा मौका है जहाँ पर हम उनको शिप बिल्डिंग के सेगमेंट में मदद कर सकते हैं, जो कि हमारी एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी यहाँ से बेहतर करने के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया में चाइनीज डिफेंस प्रेजेंस को कम करने में मदद कर सकता है। अगला अपडेट हर्मिस 900 या दृष्टि 10 यूएवी को लेकर है। आज इंडियन नेवी की तरफ से दृष्टि 10 यूएवी को टेस्ट करते समय एक यूएवी क्रैश हो चुका है। ये इंसिडेंट गुजरात के पोरबंदर कोस्ट के पास हुआ था, जब ड्रोन के वेंडर अदानी डिफेंस और एरोस्पेस की तरफ से इसको ऑपरेट किया जा रहा था। क्रैश का कारण कम्युनिकेशन लॉस बताया गया था, जिसकी वजह से ड्रोन कंट्रोल से बाहर हो गया था और गिर गया था। हर्मिस 900 या भारत में इसको दृष्टि 10 के नाम से जाना जाता है। ये एक मीडियम अल्टीट्यूड की लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, जिसको मेल यूएवी कहा जाता है। ये एक इजरायली ओरिजिन ड्रोन है, लेकिन इसको अदानी डिफेंस की तरफ से भी लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। यह ड्रोन इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस यानी कि आईएसआर मिशन को करने के लिए डिजाइन किया गया और नेवी की तरफ से इसे अभी मैरीटाइम ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के लिए टेस्ट किया जा रहा था। ये क्रैश उस समय हुआ जब इंडियन नेवी ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव के तहत 2 दृष्टि 10 यूएवी को पहले ही इंडक्ट कर लिया था और इंडियन आर्मी ने भी पाकिस्तान बॉर्डर की सर्विलेंस को बेहतर करने के लिए 2 ड्रोन के लिए ऑर्डर को प्लेस कर दिए थे। इस इंसिडेंट ने इन एडवांस ड्रोन की रिलायबिलिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। खास तौर पर क्रिटिकल एक्सेप्टेंस ट्रायल के दौरान ये क्रैश टेक्निकल चैलेंजेस के साथ वेंडर के ऑपरेशनल प्रोसीजर पर भी काफी सवाल खड़ा कर रहा है, जो टेस्टिंग फेजेस के लिए काफी जरूरी है। अब इस इंसिडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कम्युनिकेशन लॉस और क्रैश का कारण समझने के लिए हमको मदद करेगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट भी आगे चल के फ्यूचर प्रोक्योरमेंट डिसीजंस, ऑपरेशनल प्रोटोकॉल में मॉडिफिकेशंस और अदानी डिफेंस और एलविड सिस्टम के पार्टनरशिप के डायनामिक्स पर भी असर डालने की उम्मीद किया जा रहा है।
अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। रिसेंटली ये खबर सामने आया था कि पाकिस्तान की तरफ से अभी चाइना से 40 J-35 को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि आने वाले 2 सालों में पाकिस्तान को डिलीवर कर दिए जाएंगे। और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता की बात होने वाली है, क्योंकि अभी भारत के पास आने वाले 10 सालों तक पाकिस्तान की J-35 को काउंटर करने के लिए कोई भी सेम स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। लेकिन अभी भारत के लिए टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी J-35 के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की बात कंफर्म हो चुकी है। ये खबर टर्की की तरफ से आया था और टर्की की तरफ से बात बताया जा रहा है कि अभी पाकिस्तान की तरफ से आगे चल के कान फाइटर जेट को एक्वायर किया जाने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि टर्की की तरफ से अभी अपनी कान फाइटर जेट की डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में भी पाकिस्तान को एक मेजर रोल प्ले करने का मौका दिया जा रहा है। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप किया जा रहा कान फाइटर जेट, जिसको पहले TFX के नाम से जाना जाता था, ये एक 5th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जो एडवांस एवियोनिक्स, हाई मैन्युवरेबिलिटी और सुपीरियर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। इनिशियली इसे टर्की की तरफ से अपने लिए डेवलप किया जा रहा था, लेकिन अभी पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भी कान फाइटर जेट्स की एक कस्टमाइज्ड वेरिएंट को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि टर्किश एयरफोर्स के लिए डिजाइन किए गए कान फाइटर जेट से थोड़े अलग होने वाले हैं और इनको खास करके पाकिस्तानी एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा। और अभी पाकिस्तान को न सिर्फ कान एयरक्राफ्ट को टर्की की तरफ से डिलीवर किया जाएगा, बल्कि आगे चल के टर्की की तरफ से इनकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट को भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर पावर को कई गुना तक बेहतर करने वाला है। और इस मूव से पाकिस्तान अपनी एयर पावर को बेहतर करने के साथ साथ भारत के लिए चिंता को भी यहाँ पे बढ़ाने वाला है। हालांकि अभी तक कान एयरक्राफ्ट की एग्जैक्ट प्रोडक्शन टाइमलाइन को लेके कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा कि ये कब तक प्रोडक्शन में एंटर करेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस रफ्तार में वो लोग इसको डेवलप कर रहे हैं, तो भारत की एमका की प्रोडक्शन से काफी पहले ही कान फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करने वाला है। और ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाला है, क्योंकि आने वाले 5 सालों में हो सकता है पाकिस्तान के पास 2 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाले, जबकि हमारे पास आने वाले 10 सालों तक एक भी 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद नहीं होने वाला है। अगला अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की तरफ से है। HAL की तरफ से अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की एक मेजर डील को फाइनलाइज करने की कोशिश किया जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को सप्लाई करने के लिए, जिसका साइनिंग 2025 के सेकेंड क्वार्टर में होने की उम्मीद किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट उन पुराने हो रहे वर्ल्ड वॉर 2 एरा के चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि हेलीकॉप्टर हम काफी पहले से ऑपरेट करते हैं और इनको अभी रिटायर करने का समय आ चुका है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को HAL की रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर की तरफ से डिजाइन किया गया है, जो इंडियन आर्मी की एविएशन कोर को और इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया था। फरवरी 2021 में सेंटर फॉर मिलिट्री एयर ऑर्डिनेंस सर्टिफिकेशन के बाद, यानी कि सेलमेक सर्टिफिकेट के द्वारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को इंडियन आर्मी के लिए इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल चुकी थी, जिसके बाद इसकी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलना बाकी है। LUH के क्रिटिकल कंपोनेंट का नाम इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर होने वाला है, जो अभी काफ़ी सारे टेस्टिंग प्रोसेस से गुजर रही है। इस सिस्टम की 2 मेन पार्ट है, पहला इसका बेसिक स्टेबलाइजेशन सिस्टम और दूसरा इसका एडवांस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है। ये सॉफ्टवेयर अभी सक्सेसफुली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल किया जा चुका है, लेकिन सर्टिफिकेशन मिलना अभी बाकी है। HAL इसके रिमेनिंग इशू को धीरे धीरे रिजॉल्व करने के लिए काम कर रहा है, ताकि आगे चल के हेलीकॉप्टर इंडियन मिलिट्री के स्टैंडर्ड को पूरा कर पाए। इनिशियल फेज में 12 हेलीकॉप्टर को खरीदने की बात की गई थी, जिनमें से 6 इंडियन आर्मी ऑपरेट करने वाली तो 6 इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करने वाली, लेकिन आगे चल के कुल मिलाकर ऐसे 220 से भी ज्यादा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया। और अभी के लिए 110 यूनिट को खरीदने के लिए इंडियन आर्मी और HAL के बीच नेगोशिएशन किया जा रहा है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है, तो उसके तुरंत बाद ही HAL की तरफ से अपनी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन रेट को भी इंक्रीज करने की बात की गई है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।